डीएनए मित्रों, आज ईरान युद्ध का दूसरा दिन है। इस युद्ध को लगभग 36 घंटे हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। तेहरान समेत ईरान के सभी मुख्य शहरों पर बमबारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। ईरान ने हमले के जवाब में इजराइल के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन्स अटैक किए। ईरान ने मिडिल ईस्ट में हर उस देश पर हमला किया है जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। यूएई से लेकर कुवैत, कतर और बहरीन में प्रमुख शहरों पर हमले हो रहे हैं। रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया है कि जब तक ईरान घुटने नहीं टेक देता तब तक हमले जारी रहेंगे। वहीं ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में सवाल ये, क्या ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा? क्या अमेरिका ईरान में तख्ता पलट कर पाएगा, या ईरान खलीफा की मौत का बदला लेने के लिए हर हद को पार कर जाएगा? आज डीएनए में आपको इस युद्ध से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको इस युद्ध के दूसरे दिन के 5 बड़े अपडेट देखने चाहिए। आज की सबसे बड़ी अपडेट खबर यह है कि युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। ईरानी मीडिया ने आज खामनेई की मौत की पुष्टि कर दी। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान में 40 दिनों के शोक की घोषणा की गई है, लेकिन ईरान के कुछ हिस्सों से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में पलटवार तेज कर दिया है। ईरान ने यूएई और बहरीन में सबसे ज्यादा हमले किए हैं। बहरीन में बहुमंजिला इमारतों पर ड्रोन अटैक किए गए। दुबई के बुर्ज खलीफा के पास हमला किया गया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रिहायशी इलाकों में भी ड्रोन अटैक किए गए। ईरान के हमलों में यूएई में 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों के साथ साथ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी निशाना बनाया है। आईआरजीसी का दावा है कि अरब सागर में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। अमेरिका ने भी ईरान के एक जंगी जहाज पर हमले का दावा किया है। ईरान ने इस युद्ध में अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के साथ साथ फ्रांस पर भी हमला कर दिया। ईरान ने अबू धाबी में फ्रांस के सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। फ्रांस के नेवल बेस पर ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया। हमले के बाद भीषण धमाका हुआ। इससे फ्रेंच नेवल बेस को भारी नुकसान की खबर है। ईरान के हमलों में सबसे ज्यादा तबाही इजराइल में हुई है। ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम समेत कई मुख्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइल दागे हैं। इजरायली शहर बेट शमशाह में ईरानी हमले से सबसे ज्यादा तबाही मची है। मित्रों, अब हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं। यह खबर है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बारे में, जिन्होंने 36 साल तक ईरान की सत्ता को नियंत्रित किया। लेकिन 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका की बमबारी में उनकी मौत हो गई। अब हम आपको खामनेई की मौत से जुड़ी जरूरी डिटेल्स बताने जा रहे हैं। मित्रों, ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में खामनेई के घर पर इजरायली एयरफोर्स ने 30 बंकर बस्टर बम दागे थे। जब यह हमला किया गया तब खामनेई अपने आवास के एक बंकर में मौजूद थे और वो ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करने वाले थे। इस मीटिंग के शुरू होते ही इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी की और खामनेई समेत उनके करीबी अधिकारियों की मौत हो गई। इस हमले में खामनेई के दामाद, उनकी बेटी, बहू और पोती भी मारे गए। मित्रों, इजराइल के हवाई हमले में खामनेई की मौत हो गई है, लेकिन अब तक लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिन खामनेई की सुरक्षा बेहद सख्त होती थी, पुख्ता होती थी, जिन खामनेई के आवास के अंदर आधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम रहता था, उनकी एक ही हवाई स्ट्राइक में मौत आखिर कैसे हो गई? मित्रों, अब हम आपको खामनेई के महल यानी तेहरान में उनके आवास की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, खामनेई की सुरक्षा के लिए उनके महल में 3 स्पेशल यूनिट के कमांडोज तैनात रहते थे। पहली यूनिट थी सिपाही-ए-वली-ए-अमर। इस यूनिट में ईरान की स्पेशल फोर्स आईआरजीसी के कमांडोज होते थे और यह टुकड़ी आवास की सुरक्षा संभालती थी। दूसरी यूनिट का नाम था सीक्रेट प्रोटेक्शन यूनिट। इस टुकड़ी में ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी के वो पूर्व एजेंट शामिल थे जिन्हें मोसाद के काम करने के तरीकों के बारे में जानकारी थी। ये एजेंट लगातार मोसाद से होने वाले संभावित खतरों का आकलन करते रहते थे। तीसरी सिक्योरिटी यूनिट का नाम था अंसार अल महदी टुकड़ी।
इस यूनिट के कमांडो उस वक्त सक्रिय रहते थे जब खामनेई किसी से मिलते थे या फिर नमाज के लिए बाहर जाते थे। इन तीनों यूनिट्स को मिलाकर कुल 7,000 कमांडोज खामनेई की सुरक्षा में तैनात रहते थे। मित्रों, 7,000 कमांडोज, जरा सोचिए, एक व्यक्ति की सुरक्षा में 7,000 कमांडोज तैनात थे, फिर भी खामनेई को बचाया नहीं जा सका। आखिर किस तरह खामनेई को इजराइल ने टारगेट किया, यह भी हम आपको डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको खामनेई के महल के एक और बड़े सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बता देते हैं। मित्रों, खामनेई के तेहरान वाले महल के अंदर बंकरों का नेटवर्क था। ऊपरी बंकर को प्राइमरी कंपाउंड बंकर कहा जाता था। ये वो बंकर थे जिनमें खामनेई की सीक्रेट मीटिंग होती थी। इन बंकर्स के नीचे तकरीबन 90 फीट की गहराई में लावीजान कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। ये वो बंकर थे जिनमें तनाव या टकराव के दौरान खामनेई और उनका परिवार रहता था। इन बंकर्स के बीच में सुरंग बनाई गई थी ताकि खामनेई और उनका स्टाफ बंकरों में आवाजाही कर सके। इन बंकरों के ऊपर 4 फीट मोटी कंक्रीट की सतह बनाई गई थी ताकि बमबारी के वक्त भी बंकर सुरक्षित रहे। मित्रों, अमेरिकी राष्ट्रपतियों के आवास यानी व्हाइट हाउस के अंदर भी इतनी सुरंग नहीं है जितनी खामनेई के आवास में थी। सुरंगों के नेटवर्क के साथ साथ खामनेई के महल पर एंटी ड्रोन सिस्टम और छोटे एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी की गई थी। मित्रों, खामनेई का सुरक्षा में हर छोटी से छोटी डिटेल तक का ख्याल रखा जाता था। यहां तक कि खाना और कपड़े भी कड़ी सिक्योरिटी से गुजरकर ही खामनेई तक पहुंचते थे। खामनेई का खाना उनके दफ्तर के किचन में ही पकाया जाता था। खाना पकाने के लिए इस्तेमाल चीजों की पहले टेस्टिंग की जाती थी और फिर किचन में भेजा जाता था। खाना बनाने वाले रसोइयों को ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग में पास होने वाले बावर्ची ही रसोई के अंदर रखे जाते थे। खामनेई के कपड़े भी आवास के अंदर ही सिले जाते थे। पहले कपड़े के मटेरियल को टेस्ट किया जाता था और फिर आवास में मौजूद दर्जी ही खामनेई के कपड़े बनाता था। ये तथ्य बताने के लिए काफी हैं कि खामनेई की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन कहते हैं ना, काल बताकर नहीं आता। यही खामनेई के साथ हुआ। जब खामनेई सोच रहे थे कि बातचीत के जरिए तनाव का समाधान हो जाएगा, तभी हमला हुआ और खामनेई की सांसें थम गई। मित्रों, इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान से बड़ी खबर आ रही है। इजरायली वायुसेना ने एक बार फिर तेहरान पर बड़ा हमला किया। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। यह हमला तेहरान के घनी आबादी वाले इलाकों में किया गया है। इजरायली एयरफोर्स के मुताबिक इस हमले में F-16 और F-35 विमानों का इस्तेमाल किया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं बम धमाकों की वजह से धुएं का कितना बड़ा गुबार उठता दिखाई दे रहा है। इस हमले में F-16 और F-35 विमानों का अमेरिका ने इस्तेमाल किया। डीएनए मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि एक अभेद किले जैसे महल में रहने वाले खामनेई की लोकेशन इजराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस को कैसे लग गई, ये अब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको वो सवाल देखने चाहिए जो खामनेई की मौत के बाद खड़े हो गए। खामनेई की मौत की असल वजह क्या है और वो कौन है जिसने खलीफा के साथ विश्वासघात किया? क्या खामनेई को मारने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया? अमेरिका और इजराइल को आखिर किसने खामनेई की सीक्रेट मीटिंग और लोकेशन की जानकारी दी? मित्रों, खामनेई के साथ भीतरघात होने की चर्चा उठने की सबसे बड़ी वजह वो घटना है जो आज से तकरीबन 2 महीने पहले हुई थी। 3 जनवरी को अमेरिकी फौज की स्पेशल यूनिट ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा कर लिया था। बाद में जब परतें खुली तो पता चला कि मादुरो के नजदीकियों ने ही उनकी लोकेशन की खबर अमेरिका को दी थी। वेनेजुएला में जितना मजबूत अमेरिकी इंटेलिजेंस था, उससे कहीं ज्यादा पकड़ इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की ईरान में। इसी वजह से यह शक जाहिर किया जा रहा है कि मोसाद ने खामनेई के किसी करीबी को अपना बना लिया था और इसी करीबी ने खामनेई की मीटिंग की जानकारी मोसाद तक पहुंचाई थी। मित्रों, इस शक को और पुख्ता किया है इजराइल के विदेश मंत्रालय से आए एक बयान ने। अब हम आपको इजराइल से आया वो बयान दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, इस बयान में कहा गया है इजरायली एयरफोर्स ने खामनेई के आवास पर 30 बंकर बम गिराए। इस बमबारी में खामनेई समेत ईरानी फौज की टॉप लीडरशिप और वरिष्ठ सलाहकार खत्म हो गए। हमारे पास खामनेई के शव का वीडियो है जो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखा दिया गया है। आने वाले वक्त में हम तय करेंगे कि इस वीडियो को सार्वजनिक किया जाए या नहीं। मित्रों, तेहरान में खामनेई का आवास कोई आम घर नहीं है बल्कि एक किला था।
खामनेई की मौत के बाद ईरान की फौज समेत इंटेलिजेंस एजेंसियों से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। इतनी सख्त सुरक्षा के बीच किसी ने खामनेई के शव का वीडियो बनाया और उसे इजराइल भेज भी दिया। ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि खामनेई के घर बमबारी से लेकर उनका शव निकाले जाने तक खामनेई का कोई करीबी या यूं कहें कि मोसाद का एजेंट आसपास ही मौजूद था। मित्रों, यह पहली बार नहीं है जब मोसाद ने ईरान के अंदर घुसकर किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। पिछले साल जब इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ी थी, तब भी मोसाद ने ईरान का बड़ा नुकसान किया था। अब हम आपको इसी ऑपरेशन का एक रिकैप दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, मोसाद ने इस मिशन को नाम दिया था ऑपरेशन रेड वेडिंग। इस ऑपरेशन में मोसाद ने ईरान के टॉप मिलिट्री जनरल्स की लोकेशन इजरायली एयरफोर्स को दी थी। उसी जानकारी के आधार पर इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी की थी और 12 दिन के अंदर ईरान के 30 मिलिट्री कमांडर मारे गए थे, जिनमें ईरान के तत्कालीन सेना प्रमुख भी शामिल थे। मित्रों, बड़े बड़े अधिकारियों की लोकेशन और टाइमिंग के आधार पर सटीक हमला किया गया था। इस ऑपरेशन के बाद ईरान की खुफिया पुलिस ने बड़े पैमाने पर कथित मोसाद एजेंट्स को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन खामनेई की मौत ने बता दिया कि मोसाद के जासूसों का नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था और इसी नेटवर्क ने खामनेई को खत्म करने में रोल निभाया था। मित्रों, खामनेई पर हमले से जुड़े कुछ और भी सवाल हैं। इन सवालों का विश्लेषण भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि दुश्मन देश यानी ईरान में मोसाद ने जासूसों का नेटवर्क कैसे खड़ा किया। मित्रों, मोसाद ने 90 के दशक में ईरान के खिलाफ अपने खुफिया ऑपरेशन तेज कर दिए थे। यूरोपीय देशों में रह रहे निर्वासित ईरानी नागरिकों से मोसाद के एजेंट संपर्क करते थे। चूंकि इन लोगों के अंदर खामनेई के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था, तो मोसाद इन लोगों से ईरान में रहने वाले रिश्तेदारों और जानकारों से संपर्क कराने के लिए कहते थे। एक बार जब ईरान में रह रहे व्यक्ति से बातचीत शुरू हो जाती थी, तो पैसे और विकसित देशों में बेहतर जिंदगी देने के बदले में मोसाद के अधिकारी इन्हें अपने जासूस के तौर पर भर्ती कर लिया करते थे। मित्रों, जासूसों के इसी नेटवर्क के बलबूते पहले हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को विस्फोटकों से लैस पेजर भेजे गए। इस ऑपरेशन ने ईरान समर्थित आतंकी गुट हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी थी। फिर ईरान के सैन्य अधिकारियों को निपटाया गया और मोसाद के इसी नेटवर्क का नाम खामनेई के दी एंड से भी जोड़ा जा रहा है। मित्रों, जनवरी के महीने में जब ईरान के अंदर खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, तब मोसाद के चीफ डेविड बार्निया ने एक बयान दिया था। मित्रों, डेविड बार्निया ने ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, हम ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ हैं। हमारा समर्थन सिर्फ नैतिक और मौखिक नहीं है, ईरान की धरती पर भी आपको हमारा समर्थन हासिल होता रहेगा। इस बयान के जरिए मोसाद ने ईरान में अपनी मौजूदगी का इशारा दे दिया था, लेकिन खामनेई का खेमा इस इशारे को समझ नहीं पाया और लंबे वक्त तक इजराइल से टक्कर लेने वाले अयतुल्लाह अली खामनेई को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मित्रों, ईरान में खामनेई के साथ साथ कई वरिष्ठ कमांडर भी मारे जा चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक जीवित जनरल की हो रही है। इस जनरल का नाम है इस्माइल कानी और ये फिलहाल ईरान की कुद्स फोर्स की एक स्पेशल यूनिट की कमान संभाल रहा है। मित्रों, इस्माइल कानी से जुड़ी चर्चाओं को समझाने के लिए आपको कानी से जुड़े एक दिलचस्प इत्तेफाक को बेहद गौर से देखना चाहिए और ये इत्तेफाक वाकई बहुत बड़ा इत्तेफाक है। मित्रों, अक्टूबर 2024 में कानी सीरिया में हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर हाशिम साफीदीन के साथ था। इजरायली एयरफोर्स ने हाशिम के ऑफिस पर हमला किया। इस हमले में हाशिम मारा गया, लेकिन कानी को खरोश तक नहीं आई। जून 2025 में जब मोसाद ने ईरान के टॉप कमांडर्स को मारा, तो उसमें भी कानी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इन हमलों के बाद जब जांच की गई, तो कानी के असिस्टेंट एहसान शफीकी पर मोसाद से संपर्क रखने के आरोप लगे, लेकिन कानी पर कार्रवाई के बजाय उसे प्रमोशन देकर कुद्स फोर्स में ऊंचा पद दे दिया गया। ईरान की राजधानी तेहरान पर हुए हालिया हमले के दौरान भी कानी तेहरान में ही मौजूद था। हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान का आर्मी चीफ मारा गया, IRGC के बड़े बड़े कमांडर ढेर हो गए, लेकिन कानी के ऊपर कोई भी संकट नहीं मंडराया। मित्रों, हिजबुल्लाह लीडर हाशिम पर हुए हमले के बाद ईरान में दबी जुबान में यह चर्चा होने लगी थी कि हाशिम की लोकेशन इस्माइल कानी ने ही मोसाद को दी थी। इसी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद एक बार फिर कानी के नाम का जिक्र किया जा रहा है। मित्रों, कानी और मोसाद का कोई डायरेक्ट लिंक आज तक सामने नहीं आया है, लेकिन ईरान के इतिहास में एक ऐसा चैप्टर है जो बताता है कि मोसाद की पहुंच ईरानी सिस्टम की जड़ों तक है।
अब हम आपको ईरान में मोसाद का वो हैरत अंगेज कारनामा बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद इंटेलिजेंस की दुनिया से जुड़े लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। मित्रों, 2014 में ईरान की खुफिया एजेंसी ने एक नई यूनिट बनाई। इस यूनिट को ईरान में मोसाद के एजेंट्स और नेटवर्क को ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्पेशल यूनिट बन जाने के बावजूद 2018 में मोसाद ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े 1 लाख दस्तावेज हासिल कर लिए। 2019 और 2020 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों की हत्या हो गई थी। इन कड़ियों को जोड़कर जब जांच की गई तो पता चला कि मोसाद को रोकने के लिए ईरान में जो यूनिट बनाई गई थी उसका चीफ और यूनिट के 20 अन्य कर्मचारी असल में मोसाद के एजेंट थे। इन एजेंट्स ने न सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया बल्कि जांच पूरी होने से पहले ये इजराइल भागने में कामयाब भी हो गए थे। सोचिए मित्रों, ईरान के पूर्व इंटेलिजेंस मंत्री अली यूनिस ने तो यह तक कह दिया था कि ईरान का ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं है जहां मोसाद के एजेंट्स ना मौजूद हों। इस बयान के कुछ ही महीनों बाद मोसाद ने तेहरान के एक सेफ हाउस में हमास के कमांडर इस्माइल हानिये का काम तमाम कर दिया। इन्हीं तथ्यों और घटनाओं की वजह से खामनेई की मौत के पीछे मोसाद का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। मित्रों, खामनेई और मोसाद की अदावत महीनों या सालों की नहीं है बल्कि दशकों पुरानी है। खामनेई पर मोसाद की तरफ से पहला हमला उस वक्त किया गया था जब वो ईरान के सुप्रीम लीडर यानी अयतुल्ला भी नहीं बने। ईरान और इजराइल के बीच जारी वर्तमान तनातनी में मोसाद का रोल सिर्फ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है बल्कि मोसाद के एजेंट्स ईरान की फौज को भी नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। ईरान में मोसाद के नेटवर्क की बारूदी कार्रवाई आपको भी बेहद गौर से देखनी चाहिए। मित्रों, जिस वक्त अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले का पहला चरण शुरू किया था उससे ठीक पहले मोसाद ने ईरान के अंदर अपने सीक्रेट ड्रोन जो अड्डे थे उनको सक्रिय कर दिया। इन अड्डों से हाई स्पीड ड्रोन दागे गए जिन्होंने अलग अलग इलाकों में तैनात ईरान की हवाई रक्षा प्रणालियों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जिसकी वजह से ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के विमानों को रोक नहीं पाया और सिर्फ 2 दिन के अंदर अमेरिकी और इजरायली एयरफोर्स 500 से ज्यादा हवाई हमलों को अंजाम दे पाई। मित्रों, इंटेलिजेंस की दुनिया में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए कहा जाता है कि जो काम दुनिया की कोई खुफिया एजेंसी नहीं कर सकती उसे मोसाद पूरा कर देती है, क्योंकि मोसाद के तरीके ऐसे होते हैं जिनकी दुश्मन कल्पना भी नहीं कर पाता। मित्रों, वॉर जोन से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर एक बार फिर इजराइल अमेरिका ने ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। हवाई हमलों को रोकने के लिए ईरान ने एयर डिफेंस एक्टिव किया है जो इजराइल और अमेरिका के हमलों को रोक रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरानी सेना के अड्डों पर ड्रोन दागे हैं जो 2 दिन के अंदर ईरान पर दूसरा बड़ा ड्रोन अटैक है। ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रंप ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने एंथ्रोपिक एआई का इस्तेमाल किया। आज आपको ट्रंप के एआई वाले वॉर प्लान के बारे में भी जानना चाहिए। मित्रों, एंथ्रोपिक का क्लाउड मॉडल एक ऐसा एआई टूल है जिसका इस्तेमाल सैन्य ऑपरेशन में इंटेलिजेंस असेसमेंट यानी खुफिया आंकलन, टारगेट की पहचान और युद्ध से जुड़े माहौल के सिमुलेशन यानी अभ्यास में किया जाता है। यानी इस एआई टूल के जरिए पहले ही पता चल जाता है कि जब वास्तविक दुनिया में जंग होगी तो उस वक्त हालात कैसे होंगे। यह सॉफ्टवेयर एक तरीके से होने वाली घटना की नकल दिखाता है, साथ ही जोखिम वाले हालात को कैसे कम किया जाए उसकी रणनीति तैयार करने में मदद करता है। मित्रों, ईरान पर हवाई हमले से पहले ही अमेरिका ने इस एआई सॉफ्टवेयर के जरिए यह समझ लिया था कि हमला कहां करना है, जहां हमला करना है वहां जोखिम कितना है, हमला कितना कामयाब होगा, ईरान की तरफ से कैसा पलटवार हो सकता है और उससे निपटने की रणनीति क्या होनी चाहिए। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान में अपने सटीक निशाने पर बम बरसाकर लौट आए और खामनेई जिस इमारत में थे वो वहीं अपने सिपह सलारों के साथ दफन हो गए। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिकी सेना ने किसी ऑपरेशन में एंथ्रोपिक के एआई मॉडल क्लाउड का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले जनवरी में जब वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया गया था उस वक्त भी इस एआई क्लाउड का इस्तेमाल किया गया था और तभी से एंथ्रोपिक का सैन्य ऑपरेशन में महत्व
बढ़ गया था। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि ईरान पर अटैक से कुछ वक्त पहले ही ट्रंप ने केंद्रीय एजेंसियों को एंथ्रोपिक के एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बंद करने के निर्देश दिए थे। उसके पीछे वजह थी एंथ्रोपिक और अमेरिकी डिफेंस विभाग के बीच एआई मॉडल के इस्तेमाल की शर्तों को लेकर शुरू हुआ विवाद। अमेरिकी रक्षा विभाग यह चाहता था कि एंथ्रोपिक इस एआई मॉडल के इस्तेमाल के सभी अधिकार उन्हें सौंप दे, यानी मिलिट्री को बिना किसी सीमा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल इस्तेमाल करने की इजाजत मिले। लेकिन एंथ्रोपिक ने इसे सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए शर्तें मानने से इनकार कर दिया। एंथ्रोपिक के इनकार के बाद ट्रंप प्रशासन ने एंथ्रोपिक को सुरक्षा और डिफेंस सप्लाई चेन के लिए खतरा घोषिट करते हुए न सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया बल्कि कई तरीके की सख्त पाबंदियां भी लगा दी। यह अलग बात है कि हर बार की तरह इस बार भी ट्रंप ने यू टर्न लिया और ईरान पर हमले की रणनीति तैयार करने के लिए एंथ्रोपिक के एआई का ही इस्तेमाल किया। मित्रों, अब इस बात को समझना भी जरूरी है कि अगर एआई की तकनीक के जरिए इस जंग में अमेरिका ने बढ़त बनाई तो क्या आने वाले वक्त में एआई के जरिए ही जंग लड़ी जाएगी? क्या भविष्य में होने वाले युद्ध एआई वर्सेस एआई होंगे? क्या युद्ध के मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत बारूदी हथियारों से ज्यादा हो जाएगी? मित्रों, सामरिक दुनिया के जानकारों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल बन जाएगा जो खुफिया जानकारी से लेकर निगरानी, सामरिक फैसले और हमलों को अंजाम देने में मदद करेगा। इस आकलन के मुताबिक एआई से लैस ड्रोन खुद दुश्मन को ढूंढकर उनका खात्मा कर देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फाइटर जेट खुद ही दुश्मन के ठिकानों की पहचान और हालात की रणनीति तैयार कर लेंगे। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर वॉरफेयर का सबसे बड़ा और सटीक हथियार बन जाएगा। मित्रों, अगर ऐसा हुआ तो भविष्य के युद्ध बेहद घातक होंगे। एआई के जरिए फैसले लेने की क्षमता इतनी तेज हो जाएगी कि इंसानी दिमाग उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि एआई का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध की मशीनों में नहीं बल्कि डिजिटल वॉर में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। डिजिटल दुनिया में एआई के जरिए खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है, डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। एआई तकनीक के जरिए ऐसे वीडियो और इमेज तैयार किए जा रहे हैं जिससे वास्तविकता और अफवाह में फर्क करना कठिन हो गया है। यानी युद्ध के मैदान पर ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मानसिक युद्ध में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कामयाब साबित हो रहा है। डीएनए मित्रों, एआई और इंटेलिजेंस की मदद से अमेरिका और इजराइल ने खलीफा अयतुल्ला अली खामनेई का खात्मा कर दिया। ईरान ने अंतरिम सुप्रीम लीडर भी अब चुन लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिकी हमले के 24 घंटे बाद तक ईरान लीडर लेस था। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप का सफाया हो गया था। कई बड़े नेताओं की मौत हो गई थी। ऐसे में एक सवाल तो आपके मन में भी जरूर होगा कि ईरान मिडिल ईस्ट के 9 देशों पर जो हमले कर रहा है उसके ऑर्डर कौन दे रहा था, या अभी कौन ऑर्डर दे रहा है? इस पलटवार का खलीफा यानी मास्टरमाइंड है कौन? सवाल उठ रहे हैं, क्या यह खलीफा की मौत के बाद की अराजकता है या खामनेई ने जाते जाते संपूर्ण तबाही का कोई ऑर्डर दिया था? क्या यह ईरान की कोई सोची समझी रणनीति है या फिर ईरान के अलग अलग कमांडर अपनी मर्जी से मिसाइलों के बटन दबाए जा रहे हैं? डीएनए मित्रों, मिडिल ईस्ट में ईरान के पलटवार की पटकथा किसने लिखी, अब हम इसी पहलू का विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि अपने ऊपर हमलों का जवाब ईरान ने कैसे दिया। कैसे ईरान ने मिडिल ईस्ट के आसमान में बारूदी गंध फैला दी। ईरान पर हमला इजराइल और अमेरिका ने किया, लेकिन ईरान ने इस हमले के जवाब में सऊदी अरब से लेकर कुवैत, कतर, इराक समेत 9 देशों पर पलटवार कर दिया। ईरान ने ऐसा काउंटर अटैक किया कि इस वक्त पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जंग का मैदान बन गया है। ईरान के काउंटर अटैक की सबसे विध्वंसक तस्वीरें बहरीन से सामने आई, जहां ईरान के ड्रोन्स रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। ईरान ने बहरीन के मनावा शहर में सुसाइड ड्रोन्स की मानो बरसात कर दी। ईरान के ड्रोन्स ने बहुमंजिला इमारत के एक फ्लैट को निशाना बनाया। ईरान ने बहरीन में ऐसा हमला किया कि बीती रात पूरा बहरीन खौफ में आसमान की तरफ ताकता रहा। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों का टारगेट बहरीन इसीलिए बना क्योंकि यहां मौजूद अमेरिका के 5th फ्लीट के बेस से ईरान पर हमला किया गया था। ईरान ने इस बेस पर मिसाइलों की बरसात भी कर दी। अमेरिका ने दावा किया कि मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया है, लेकिन कई मिसाइलें एयर डिफेंस को चीरती हुई अमेरिकी बेस पर जा गिरी। ईरान के प्रतिशोध की आग में इस वक्त यूएई भी जल रहा है। सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने यूएई में मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात की। यूएई में ईरान के हमले कितने भयावह है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ।
ईरान ने दुबई की शान बुर्ज खलीफा पर ड्रोन अटैक किया। इसके अलावा बुर्ज अल अरब और पाम जुबैरा जैसे आइकॉनिक जगहों को टारगेट किया। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ। जबल अली बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया। ईरान के प्रतिशोध की आग में इस वक्त कतर भी जल रहा है। बीती रात ईरान ने कतर के अमेरिकी एयरबेस अल उदैद पर बीती रात क्या मंजर था वो देखिए। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा था। अमेरिका का दावा है कि इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन सुबह जब तस्वीर साफ हुई तो कतर में कई जगहों से काले धुएं का गुबार उठ रहा है। ईरान जिस तरह पलटवार कर रहा है उससे एक चीज साफ, जिस तरह अमेरिका ने पूरी तैयारी के साथ ईरान पर अटैक किया, उसी तरह ईरान ने भी काउंटर अटैक तैयारी के साथ ही किया है। क्योंकि अमेरिकी बेसों के बाद ईरान अब तेल संयंत्रों को निशाना बना रहा है। सऊदी अरब में ईरान ने एक तेल डिपो पर मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान हर उस देश पर मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है जहां से उस पर हमला हुआ। ईरान ने मिडिल ईस्ट के हर उस देश पर हमला किया जहां अमेरिका के बेस मौजूद है। लेकिन इन सबसे अलग ईरान ने सबसे विध्वंसक हमला इजराइल में किया। तेल अवीव पर सैकड़ों मिसाइलें दागी गई। यरूशलेम में भी ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। डीएनए मित्रों, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि खलीफा की मौत के बाद ईरान ने जंग का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ईरान की तरफ से इस जंग को लीड कौन कर रहा है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि हमले में खामनेई के साथ साथ ईरान की टॉप लीडरशिप साफ हो चुकी है। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह अमेरिकी हमलों में मारे जा चुके हैं। सशस्त्र बलों के प्रमुख मोहम्मद बागेरी भी मारे जा चुके हैं। खामनेई के सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी भी खामनेई के साथ मारे गए हैं। ईरान में आर्म्स डेवलपमेंट से जुड़े टॉप अफसर हुसैन जबाल आमेलियन को भी मार गिराया गया है। आईआरजीसी के कमांडर मोहम्मद पाकपुर भी बमबारी में मारे जा चुके हैं। मित्रों, अमेरिका और इजराइल ईरान के मारे गए लीडर्स का नाम तो बता रहा है, लेकिन आपको उन लीडर्स के बारे में भी जानना चाहिए जो अभी भी जिंदा हैं और ईरान के काउंटर अटैक को मॉनिटर कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, जुडिशरी चीफ गोलाम हुसैन मोहसेनी एजई, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी अली लारिजानी, ये नेता इस वक्त पलटवार की रणनीति तय करने में सबसे अहम रोल निभा रहे हैं। मित्रों, ये नेता ईरान के ओल्ड गार्ड का हिस्सा हैं जो खामनेई की मौत से पैदा संकट के बीच ईरान की कमान संभाले हुए हैं। लेकिन यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि इन सभी नेताओं को, इन सभी कमांडर्स को इस वक्त खामनेई की जगह कौन कंट्रोल कर रहा है। ईरान में जो संकट पैदा हुआ है उसकी तैयारी ईरान ने पहले से ही कर रखी थी। सुप्रीम लीडर की गैर मौजूदगी में ईरान की लीडरशिप काउंसिल को सुप्रीम लीडर के अधिकार मिल जाते हैं। खामनेई की मौत के बाद भी एक लीडरशिप काउंसिल बनाई गई है जो सुप्रीम लीडर की पावर को अस्थायी तौर से संभाल रही है। इसमें पहला नाम है आयतुल्ला अली रेजा अराफी का, जिन्हें अंतरिम सुप्रीम लीडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अराफी के अलावा मौजूदा राष्ट्रपति पेजेश्कियन और जुडिशरी चीफ गोलाम हुसैन मोहसेनी एजई भी इस काउंसिल का हिस्सा है। ईरान जिस संकट से जूझ रहा है वो सिर्फ सुप्रीम लीडर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि ईरान पर हो रहा लगातार हमला भी है। ऐसे में काउंसिल मिलिट्री पावर को कैसे हैंडल कर रही है वो भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। काउंसिल आईआरजीसी और आर्म्ड फोर्सेस के साथ तालमेल बनाकर हमलों का निर्देश दे रही है। साथ ही हिजबुल्लाह, हूती जैसे प्रॉक्सी गुटों के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रही है। काउंसिल ने रणनीतिक फैसलों की जिम्मेदारी इस वक्त अली लारिजानी को दे दी है, जो ये तय कर रहे हैं कि हमला कब और कहां होना है। इसके अलावा राष्ट्रपति पेजेश्कियन को देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि ऐसे वक्त में देश के अंदर बगावत एक बार फिर से ना भड़क जाए। डीएनए मित्रों, खामनेई की गैर मौजूदगी में काउंसिल पलटवार तो कर रही है, लेकिन अगले खलीफा के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि ईरान में अगले सुप्रीम लीडर का चुनाव कैसे होगा और इस कुर्सी का सबसे प्रबल दावेदार कौन है। ईरान में नए सुप्रीम लीडर को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञों की सभा चुनती है। इस असेंबली में कुल 88 सदस्य होते हैं। सभी सदस्यों की वोटिंग से नया सुप्रीम लीडर चुना जाता है। यह पूरी प्रक्रिया गोपनीय होती है और लीडरशिप काउंसिल की देखरेख में होती है। नए खलीफा के चुनाव के लिए कोई समय सीमा तो नहीं है, लेकिन पिछली बार इसमें 50 दिन का समय लग गया था।
डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि अगले सुप्रीम लीडर की रेस में सबसे आगे कौन चल रहा है। चर्चा तेज है कि खामनेई के बेटे मोश्तबा अगले खलीफा बन सकते हैं। मोश्तबा खामनेई अली खेमनेई के 6 बच्चों में दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं। 56 साल के मोश्तबा खामनेई एक शिया धर्मगुरु हैं। मोश्तबा का मिलिट्री बैकग्राउंड भी रहा है। 1987 से 1988 के बीच में उन्होंने ईरान इराक युद्ध में भाग लिया था। मोश्तबा कभी किसी सरकारी पद पर नहीं रहे, लेकिन उन्हें अली खामनेई का सबसे करीबी माना जाता है। माना जाता है कि आईआरजीसी के ऑपरेशन को मोश्तबा ही कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस ऑपरेशन की भी वो निगरानी रखते हैं। मोश्तबा को ईरान में शैडो प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि उन्हें ईरान का अगला खलीफा माना जा रहा है। मित्रों, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान युद्ध को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है ईरान में ऑपरेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। ट्रंप का कहना है कि अब भी अमेरिका के कुछ टारगेट बाकी है। ट्रंप का यह बयान इशारा देता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव जल्द खत्म नहीं होगा। ट्रंप ने दावा किया कि अब तक ईरान के 48 बड़े नेता मारे जा चुके हैं। तो सबसे बड़ी खबर यह कि अब ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है, यानी कि खाड़ी में तनाव बरकरार रहेगा। ये युद्ध के हालात अभी कुछ दिन और चलेंगे। मित्रों, इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर पहले ही हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता और इजराइल के लिए सर्वोच्च खतरे आयतुल्ला अली खामनेई को खत्म कर दिया। लेकिन एक बड़े टारगेट को खत्म करने के बाद इजराइल ने अपना दूसरा बड़ा टारगेट भी चुन लिया है। इजराइल की मीडिया ने दावा किया है कि खामनेई के खात्मे के बाद इजराइल का अगला टारगेट तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन। नेतन्याहू ने एक खलीफा को खत्म करने के बाद दूसरे खलीफा को अपना टारगेट क्यों बनाया, अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए एक युद्ध के बीच में आखिरकार इजराइल ने अपने अगले टारगेट का ऐलान क्यों किया। क्या इजराइल ने वाकई खामनेई को परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम जारी रखने के लिए मारा, या फिर इजराइल ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कोई दूसरी अलग स्क्रिप्ट लिखी है जिसके तहत वो एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए इजराइल तुर्की को ईरान से बड़ा खतरा क्यों मानता है, और ईरान के बाद अगर इजराइल तुर्की से भिड़ा तो क्या होगा। आज आपको यह भी समझना चाहिए जिस तुर्की के पास नेटो की सुरक्षा छतरी मौजूद है, उससे इजराइल का संघर्ष शुरू अगर होता है तो ट्रंप किसका साथ देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एर्दोगन पर इजरायली मीडिया की रिपोर्ट और उस पर तुर्की की प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहिए। मित्रों, इजराइल की मीडिया ने खामनेई के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को अगला टारगेट बताया। ईरान युद्ध पर एर्दोगन की प्रतिक्रिया के बाद इजराइल में तुर्की के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है और इससे इजराइल की तुर्की विरोधी नीति को और ज्यादा मजबूती मिल गई है। एर्दोगन दुनिया के वो बड़े नेता हैं जो ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले का खुलकर विरोध कर रहे हैं। एर्दोगन को इजराइल का अगला टारगेट बताने वाली खबर में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नीतियों और पूर्व प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट के बयान का भी जिक्र किया गया। नाफ्ताली बेनेट ने तुर्की को इजराइल के लिए अगला ईरान बताया था और तुर्की के खतरे के खिलाफ तैयारी की वकालत की थी। इजराइल की नीतियों को समझने वाले तुर्की के विशेषज्ञ भी इस खतरे को हल्के में नहीं लेने की सलाह दे रहे हैं। तुर्की नौसेना के रिटायर्ड रियर एडमिरल जिहाद वाइची ने आज तुर्की की नेशनल टीवी में माना ईरान के बाद इजराइल का अगला लक्ष्य तुर्की है। इस वक्त पूरे तुर्की में यह बयान सबसे ज्यादा वायरल है क्योंकि पूर्व रियर एडमिरल जिहाद यायाची आज भी तुर्की के सबसे बड़े थिंक टैंक माने जाते हैं। मित्रों, खामनेई के खत्म होने के बाद इजराइल अगर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को दुश्मन नंबर 1 मान रहा है तो इसकी कुछ बड़ी वजह भी है। तुर्की कहने को अमेरिका की अगुवाई वाले सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नेटो का हिस्सा है, लेकिन ईरान पर हुए अमेरिकी हमले का खुलकर विरोध कर रहा है। एर्दोगन ने इस हमले के पीछे की वजह इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बताया। एर्दोगन मुस्लिम जगत को बता रहे हैं नेतन्याहू ने ही ट्रंप को भड़काकर रमजान के दौरान इस हमले के लिए तैयार किया। एर्दोगन ने यह भी कहा ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले जारी रहे तो मिडिल ईस्ट रिंग ऑफ फायर में बदल जाएगा, यानी पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी। वैसे इस वक्त मिडिल ईस्ट में आग लग चुकी है और नेतन्याहू को कोसते हुए एर्दोगन इस आग में मुस्लिम जगत की राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और ऐसे बयानों और खेमबंदी की कोशिश इजराइल को और ज्यादा नाराज कर रही है। इस वक्त सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, कतर और बहरीन जैसे मुस्लिम देश भी ईरान पर हमले के साथ खड़े हैं क्योंकि ईरान इन देशों पर भी हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल के युद्ध में शामिल होने की वजह से एर्दोगन को ईरान से हमदर्दी हो रही है। इजराइल इस हमदर्दी के पीछे की असली वजह भी जानता है, इसीलिए तुर्की को अपने लिए अब खतरा मानता है। आज आपको इजराइल की उस योजना के बारे में भी जानना चाहिए जिसके तहत खामनेई के बाद एर्दोगन
इजराइल के टारगेट पर है। मित्रों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद कहा, सिर्फ एक दिन पहले हमारी अमेरिका से अच्छी बात हुई थी, लेकिन एक दिन बाद अचानक हमला शुरू हो गया। आरागची का यह बयान साबित करता है परमाणु हथियार और मिसाइल पर बातचीत सिर्फ बहाना था। खामनेई को खत्म करने की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी और जैसे ही सटीक सूचना मिली, बातचीत खत्म करके उनको निशाना बना दिया गया। मित्रों, सच्चाई यही है। अब इजराइल उन खतरों को एक एक करके खत्म कर रहा है जिससे उसको पिछले कुछ दशक में एक रणनीति के तहत घेरा गया था। आम इजराइल ने अब तय किया है, इन खतरों को पूरी तरह खत्म किए बगैर अब वो रुकने वाला नहीं है। मित्रों, खामनेई ने इजराइल को अपने प्रॉक्सी संगठनों की मदद से घेर कर रखा था। ईरान उसे प्रतिरोध की धुरी कहता था, लेकिन इजराइल ने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। इजराइल ने सबसे पहले हमास की लीडरशिप और संगठन को खत्म किया। इजराइल के ऑपरेशन में हमास के चीफ रहे इस्माइल हानिया और याह्या अल सिनवर समेत 25,000 हमास आतंकी मारे गए। इजराइल ने लेबनान में बैठे ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के नेता नसरल्लाह को भी खत्म कर दिया। इसके अलावा दूसरे बड़े कमांडर्स और 5,000 आतंकवादियों को मारकर हिजबुल्लाह को शांत कर दिया। अभी भी हिजबुल्लाह पर हमले जारी हैं। सीरिया के ईरान समर्थक असद सरकार भी इजराइल विरोधी थी, लेकिन दिसंबर 2024 में विरोधियों की मदद से वहां पर तख्ता पलट कर दिया। नए राष्ट्रपति अल शरा अमेरिका इजराइल समर्थक हैं और ईरान पर हमला करने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। इजराइल ने इस बीच 28 अगस्त 2025 यमन में ईरान के प्रॉक्सी हूती की पूरी कैबिनेट और सैन्य अधिकारियों को एक साथ खत्म कर दिया। और अब ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई भी बीती हुई कहानी बन गए हैं और ईरान में रिजिम चेंज किए बगैर इजराइल ये ऑपरेशन खत्म नहीं करेगा। नेतन्याहू ने आज इसका भी ऐलान किया, यानी मिडिल ईस्ट में अब इजराइल का कोई बड़ा दुश्मन बाकी नहीं रह गया है जो उसके लिए खतरा हो। सऊदी, यूएई, जॉर्डन और बहरीन जैसे प्रभावशाली देश इजराइल के साथ काम करने को तैयार हैं। अब इजराइल के सबसे बड़े और ताकतवर दुश्मन एर्दोआन हैं, जो हर मंच पर उसका खुलकर विरोध करते हैं और मुस्लिम जगत में इजराइल के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज बने हुए हैं। मित्रों, इजराइल के लिए पाकिस्तान का परमाणु बम भी बड़ा खतरा है, लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से पाकिस्तान फिलहाल इजराइल से सहयोग के लिए तैयार है और इसीलिए खामनेई के बाद एर्दोआन को इजराइल ने अपना टारगेट चुन लिया है। आज आपको इजराइल और तुर्की की दुश्मनी की टाइमलाइन भी देखनी चाहिए। मित्रों, जिस तरह एक वक्त ईरान इजराइल का पक्का दोस्त हुआ करता था, उसी तरह तुर्की भी उन मुस्लिम देशों में शामिल था जिसने 1949 में इजराइल को सबसे पहले मान्यता दी थी। 1990 के दशक तक तुर्की और इजराइल के संबंध काफी अच्छे थे। दोनों के बीच मिलिट्री, इंटेलिजेंस और ट्रेड डील्स हुई। दोनों देशों ने सीरिया और ईरान जैसे दुश्मनों के खिलाफ मिलकर साथ काम किया, लेकिन असली समस्या 2000 के बाद शुरू हुई, जब एर्दोआन तुर्की की सत्ता में आए। एर्दोआन की मुस्लिम ब्रदरहुड की कट्टर नीति ने इजराइल और तुर्की को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। एर्दोआन के सत्ता में आने के बाद तुर्की ने फिलिस्तीन मुद्दे पर खुलकर इजराइल की आलोचना शुरू की, जो आज तक जारी है। 2010 के मावी मारामारा जहाज हमले में तुर्क नागरिकों की मौत से रिश्ते गंभीर रूप से बिगड़े। मावी मारामारा तुर्की का जहाज था जो गाजा पट्टी के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था, जिसे इजरायली कमांडो ने रोका और झड़प के दौरान 9 तुर्क नागरिकों की मौत हो गई। गाजा युद्ध में तुर्की ने हमास का समर्थन किया। हमास नेता इस्तांबुल में रहते थे और उनको प्रचार की आजादी थी, जबकि इजराइल उसे आतंकी संगठन मानता है। पूर्वी भूमध्य सागर में बड़े गैस भंडार मिलने के बाद इजराइल ने ग्रीस, साइप्रस के साथ मिलकर पाइपलाइन और समुद्री सीमा तय की, जिससे तुर्की खुद को बाहर महसूस करता है। इसके अलावा सीरिया की सरकार को तुर्की अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, जबकि इजराइल सीरिया में तुर्की का दखल नहीं चाहता। मित्रों, जहां जहां इजराइल के हित जुड़े होते हैं, वहां वहां तुर्की के विरोध में उतर आता है। अब ईरान से युद्ध के दौरान भी तुर्की के नेता बयान दे रहे हैं, इजराइल ईरान में रिजिम चेंज नहीं कर पाएगा। मित्रों, तुर्की के विदेश मंत्री की ये बेचैनी बताती है इजराइल के बड़े दुश्मन के खत्म होने की आशंका से तुर्की कितना परेशान है और मुस्लिम जगत में ईरान को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल को तुर्की से ऐसी ही उम्मीद थी, इसलिए खामनेई को खत्म करने से पहले इजराइल ने एर्दोआन के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए इजराइल ने तुर्की के 2 दुश्मनों साइप्रस और ग्रीस के साथ सैन्य समझौता किया। इसके अलावा ईरान पर हमले से पहले एक हेक्सागन गठबंधन का ऐलान भी किया, जिसमें भारत की बड़ी भूमिका होगी। इसके अलावा मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका के कुछ देश इसमें शामिल होंगे। हम डीएनए में इस संभावित गठबंधन का विस्तार से विश्लेषण कर चुके हैं। इस गठबंधन को तुर्की के हितों के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है।
मित्रों, इस वक्त मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बहुत भीषण युद्ध चल रहा है। इजराइल अपनी वायुसेना से हमला कर रहा है, वहीं ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स इजराइल और अमेरिकी बेसों पर धमाके कर रहे हैं। लेकिन तुर्की के साथ इजराइल का युद्ध हुआ तब क्या होगा, इसे समझने के लिए आपको दोनों देशों की ताकत के अंतर को बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए। तुर्की के पास लगभग 4 लाख सक्रिय सैनिक और 3 लाख से ज्यादा रिजर्व बल है, जबकि इजराइल के पास लगभग 2 लाख सक्रिय सैनिक हैं, लेकिन उसके पास 4 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं। तुर्की के पास लगभग 2500 टैंक हैं, जबकि इजराइल के पास लगभग 1600 मरकावा टैंक हैं, जो तकनीकी रूप से अधिक उन्नत माने जाते हैं। वायुसेना में तुर्की के पास लगभग 260 F-16 लड़ाकू विमान हैं, जबकि इजराइल के पास 300 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जिनमें लगभग 40 F-35 स्टेल्थ जेट शामिल हैं, जिससे तकनीकी बढ़त इजराइल को मिलती है। ड्रोन क्षमता की बात करें तो तुर्की के पास हजारों बायर-कतार TB2 और अकिंजी जैसे सशस्त्र ड्रोन हैं, जबकि इजराइल के पास हेरोन और हर्मीज जैसे उन्नत ड्रोन सिस्टम मौजूद हैं। तुर्की की नौसेना में 16 युद्धपोत हैं और 10 से 12 पनडुब्बियां शामिल हैं, जबकि इजराइल के पास 6 उन्नत डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां हैं और 15 से 20 प्रमुख युद्धपोत हैं। मिसाइल रक्षा में तुर्की के पास सीमित संख्या में S-400 सिस्टम है, जबकि इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसी रक्षा प्रणालियां मौजूद हैं। तुर्की के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, जबकि इजराइल के पास लगभग 80 परमाणु वॉर हेड मौजूद है। रक्षा बजट में तुर्की लगभग 20 से 25 अरब डॉलर सालाना खर्च करता है, जबकि इजराइल लगभग 24 से 30 अरब डॉलर खर्च करता है और उसके अलावा उसे अमेरिका से लगभग 4 अरब डॉलर वार्षिक सैन्य सहायता मिलती है। मतलब साफ है, तुर्की संख्या और पारंपरिक सैन्य आकार में बड़ा है, जबकि इजराइल तकनीक, हवाई क्षमता, मिसाइल रक्षा और रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता में बहुत ही आगे है। मित्रों, आज ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत ने पूरी दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो देश हैं जो इसे इजराइल और अमेरिका की विजय बता रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए खामनेई की मौत एक शहादत है। ये एक ऐसी आग है जो अब तेहरान के महलों से निकलकर दुनिया भर की सड़कों पर आ गई है। एक मौत ने कैसे पाकिस्तान को गृह युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, कैसे भारत के कश्मीर से लेकर लखनऊ और जामिया तक विरोध की लहर उठी है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अब बहरीन में तख्ता पलट होने वाला है। अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आप खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में शुरू हुई इस हिंसा और भारत में उमड़े आक्रोश का वीडियो विश्लेषण देखिए। मित्रों, पाकिस्तान में खामनेई की मौत के बाद हालात इस वक्त बेकाबू हैं। ईरान के सर्वोच्च लीडर की मौत की खबर जैसे ही पाकिस्तान पहुंची, वहां लोगों का गुस्सा हिंसा में बदल गया। कराची में प्रदर्शनकारियों ने यूएस कॉन्सुलेट पर हमला बोल दिया। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक अमेरिकी दूतावास के पास इस हिंसा में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ जब अमेरिकी दूतावास पर पहुंची तो मिनटों में ही सुरक्षा घेरा टूट गया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और भीड़ दूतावास के अंदर घुस गई। ईरान पर अमेरिका के हमले का गुस्सा अमेरिकी दूतावास पर निकलने लगा। कराची के अलावा लाहौर में भी लोग काफी गुस्से में नजर आए और हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर गए। कराची से शुरू विरोध प्रदर्शन राजधानी इस्लामाबाद तक फैल गया। बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकल आए और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गिलगित बाल्टिस्तान के स्कर्दू इलाके में प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में ही आग लगा दी। यानी मित्रों, सोचिए, पाकिस्तान जो खुद आर्थिक तंगहाली से जूझ रहा है, वहां अब एक विदेशी नेता की मौत पर अपने ही देश को फूंका जा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और खामनेई की मौत पर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। यानी मित्रों, अब बात भारत की। ईरान की इस हलचल का असर हमारे यहाँ भी दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ और भोपाल तक खामनेई समर्थक सड़कों पर उतरकर मजहबी नारे लगा रहे हैं। श्रीनगर के सोनवर में हजारों लोग सड़कों पर निकले
हाथों में खामनेई के पोस्टर और फिलिस्तीन के झंडे हैं। उन्होंने यूएन दफ्तर जाकर ज्ञापन सौंपा और अमेरिका इजराइल को बिना उकसावे के हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। सिर्फ कश्मीरी नहीं, यूपी की राजधानी लखनऊ के शहादतगंज में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे। दिल्ली के जामिया में छात्र सड़कों पर उतरे। मध्य प्रदेश के भोपाल में शिया काउंसिल विरोध प्रदर्शन कर रही है। एक महिला प्रदर्शनकारी एक वीडियो क्लिप में यह कहते हुए सुनाई दे रही है, तुम एक खामनेई को मारोगे, 1000 खामनेई खड़े हो जाएंगे। ये बयान बताता है ये लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि परसेप्शन की बन चुकी है। राजनीतिक गलियारों में भी इसकी प्रतिक्रिया तीखी है। महबूबा मुफ्ती ने इसे साम्राज्यवादी आक्रमण कहा है तो असदुद्दीन ओवैसी ने इसे अनैतिक और अवैध बताया है। इस पूरे मामले में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर जो कहा उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और जो इजराइल है, ये दोनों मुल्क अपने पड़ोसियों को जेल से जेल नहीं जाते। अफगानिस्तान में हमला और फिर इजराइल जो है बार बार जून में ईरान पे हमला किया और इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने 70,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया। ये जेनोसाइडल रजीम है। डीएनए मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये एक गहरी वैचारिक लड़ाई है जो अब भारत की सड़कों तक पहुंच गई है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ईरान या पाकिस्तान नहीं बल्कि बहरीन। इजराइल और अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन का सपना देखा था, लेकिन अब उनके अपने सहयोगी देश बहरीन में ही तख्ता पलट के आसार बन रहे हैं। डीएनए मित्रों, बहरीन का गणित अब समझिए। वहां 60 से 80% शिया आबादी है, लेकिन शासन अल खलीफा राज परिवार का है जो सुन्नी है। जब ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी तो बहरीन की जनता ने अपने ही देश पर हुए हमले का जश्न मनाया। मित्रों, बहरीन की शिया आबादी इसे अपनी सरकार और अमेरिका के खिलाफ ईरान का बदला मान गई। और डीएनए में अब आज का संदेश, युद्ध को रोकना सबसे बड़ी शक्ति और असली बहादुरी होती है, क्योंकि असली शक्ति युद्ध जीतने में नहीं बल्कि उसे रोककर इंसानियत बचाने में है। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।